हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता है कि हम लोग का एक सेशन चल रहा है जिसमें रिवीजन बैच चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैराथन के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2023 का भी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग टोटल 3 साल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि उससे क्या होगा, हर एक चीज़ आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको इतना ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने के लिए। बस जितना बोला जाए उतना अगर आप कर ले तो आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देख लेते हैं कितने तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप है कि त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान क्या होगा। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। बेसिकली चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, इसके पहले भी हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का चर्चा कर चुके हैं कि जैसे विद्युतीय आघूर्ण होता है उसी प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण भी हम लोग को देखने को मिलता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण का बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। और चुंबकीय आघूर्ण का बात करते हैं तो किसी भी अगर कोई लूप है, मान लेते हैं एक लूप है और इस लूप में आई धारा प्रवाहित हो रहा है और इस लूप का क्षेत्रफल जो है, ये जो गिर रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है। तो चुंबकीय आघूर्ण एम से हम लोग दर्शाते हैं, सदिश रूप में दर्शाते हैं, एम बराबर आई इंटू ए सदिश होता है। ये चुंबकीय, अगर इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, एक लूप न रख 2-3 तार लिपट दिया जाए ऐसे, तो फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ फेरों की संख्या भी एन आ जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एन आई ए भी दर्शाते हैं, ठीक है, एन हो जाता है फेरों की संख्या। लेकिन यहाँ पर हम लोग फेरों की संख्या का चर्चा नहीं कर रहे। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है एम, इसका परिमाण अगर लिखते हैं तो धारा आई है और क्षेत्रफल ए, तो ये कैसा लूप है, अगर ये वृत्तीय लूप लिए है तो इसका कुछ त्रिज्या मान लेते हैं आर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब नया वाला जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसको हम m2 मान लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है जो नया वाला चुंबकीय आघूर्ण है उसमें धारा क्या कर दिया जाता है, करंट को आधा कर दिया जा रहा है। जब करंट आधा कर दिया जा रहा है, धारा आधा कर, तो आई का मान क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। पाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिज्या को क्या कर दिया जा रहा है, तो त्रिज्या को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो 2r हो जाएगा पहले वाला सा, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है, 2r के स्क्वायर नहीं लिख देना है। r के जगह 2r लिख रहे हैं तो r के जगह 2r उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I/2 पाई, ये दोगुना के 4 r स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जा रहा है, 2 को आगे ले लेते 2i पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो i पाई स्क्वायर था ये पहले का चुंबकीय आघूर्ण था, पहले का यही था ना m, तो ये कितना हो गया, 2m के बराबर हो गया। तो जो नया वाला चुंबकीय आघूर्ण है, पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। ये याद रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, इस बात को ध्यान दें। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बात किया जा रहा है किसका, तो स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का अगर बात करते हैं तो स्वप्रेरकत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वप्रेरकत्व बेसिकली होता क्या है,
तो स्वप्रेरक तत्व एक इंडक्शन होता है, जिसको परिनालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ये तार को ऐसे लिपट के बनाया जाता है, एक परिनालिका होता है। और जब इसको कोई एक सोर्स से क्या करते हैं, जब इसको कोई एक सोर्स से जोड़ देते हैं, तो सोर्स से जोड़ने के कारण जब इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, जब इसमें धारा में परिवर्तन कराते हैं, बिना धारा में, समय के साथ धारा में परिवर्तन कराएंगे तभी जाके कुछ होगा। इसमें अगर धारा में परिवर्तन कराते हैं, इसमें अगर कोई धारा आई प्रवाहित करा रहे हैं और धारा में जब परिवर्तन होगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में, इसका परिनालिका के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा तो कभी भी एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो इसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से दिखाते हैं, तो ई का जो मान होता है -L × dI/dt होता है। आई में, धारा में जब परिवर्तन होगा तभी जाके ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। -L × यही जो L होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहीं पर जो L होता है इसी को हम लोग स्वप्रेरक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही जो E है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रकार के विभवांतर होता है, लेकिन इसका नाम हम लोग देते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। ये आई में धारा में परिवर्तन है समय के साथ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, धारा में परिवर्तन समय के साथ दे दिया है, कितना है, 2 एम्पियर पर सेकेंड है, 2 एम्पियर पर सेकेंड है। और एल का भी मान दिया हुआ है, कितना है, तो हेनरी इसका मात्रक होता है, हेनरी को एच से भी दिखाते हैं, तो एल का मान 5 दिया हुआ है। तो बोला है कि ई का मान निकालना है, तो माइनस एल का मान यहाँ 5 रखेंगे और इसका मान 2 रखेंगे तो कितना हो गया, -5 × 10 हो गया। तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, -10 वोल्ट होगा, न कि 10 वोल्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना जरूरी था इसके लिए, परिनालिका के लिए। परिनालिका में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये अपने आप में ही ये क्या कर लिया, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दिया, तो इसको हम लोग स्वप्रेरक तत्व के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखने वाला है। पूछ रहा है कि जो पृथ्वी होता है तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। हमको सभी को पता है कि जो पृथ्वी होता है एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जो एक पृथ्वी होता है, पृथ्वी का मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो चुंबक होता है इससे कुछ एंगल पर इसका एक चुंबक बनता है, जिसका चुंबक का साउथ यहाँ होता है और नॉर्थ यहाँ पे होता है। ठीक, तो जिसके कारण हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ये एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की तरह काम करता है पृथ्वी। इसीलिए इसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट किया गया। जब चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट किया गया तो ये मान निकल के आया 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। यहाँ पर टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, हम लोग पता है विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण दो तरंगों के कारण बनता है, चुंबकीय तरंग और विद्युतीय तरंग के कारण बनता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है चुंबकीय तरंग तथा विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के कारण बनता है। हम लोग जब इसके बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना भी जरूरी है, और क्या चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये दो तरंग का निर्माण होता है किसके किसके कारण से, तो एक विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए हम लोग के पास, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, या विद्युत तरंग हम लोग बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत तरंग कहे। दूसरा क्या होना चाहिए, चुंबकीय तरंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, चुंबकीय तरंग हम लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए। जब ये दोनों तरंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं,
तभी जाके क्या होता है, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। तभी जाके क्या होता है, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। और जो चुंबकीय तरंग का जो दिशा होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं तरंग संचरण। जो चुंबकीय तरंग जो होता है वो किस दिशा में गति करता है, चुंबकीय तरंग की दिशा, चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा, तो ये E क्रॉस B के दिशा में गमन करता है। इसका मतलब ये है कि जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो E क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, तो इसके लंबवत आता है। मतलब जो तरंग का संचरण का दिशा होता है वो भी E और B के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने के लिए भी क्या होना चाहिए, तो E लंबवत होना चाहिए B के, ई लंबवत होना चाहिए बी के। इस बात को ध्यान रखें कि चुंबकीय तरंग और विद्युत तरंग के बीच का जो कोण होना चाहिए, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने के लिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लंबवत का मतलब भी होता है 90 डिग्री, मतलब π/2 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो π/2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। और ये भी कभी कभी पूछ देता है चुंबकीय संचरण की दिशा बताए, तो ई क्रॉस बी होता है, ऑप्शन में बी क्रॉस ई भी लिखा रहता है। तब ई क्रॉस बी नहीं कर देना है, क्या करना है, ई क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ई नहीं करना है। ठीक, बात को इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ बात किया जा रहा है किसके बारे में, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई इतना बार आ चुका, अगर आप भी अभी तक भी आपको अगर फार्मूला याद नहीं हुआ है तो बहुत बड़ा दिक्कत है। ये फ्रिंज के चौड़ाई के बारे में समझना, उसको फार्मूला को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो फ्रिंज के चौड़ाई का अगर बात करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई, इसके बारे में, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज के चौड़ाई का बात करते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है उसको हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। किससे, बीटा से दर्शाते हैं। और इसका जो मान होता है कैपिटल डी लेमडा बटे स्मॉल डी होता है। और ये सब चीज़ें चर्चा कर चुके हैं हम कि कैपिटल टी और स्मॉल डी क्या होता है। तो देखो दो सोर्स लेते हैं हम लोग, S1 और S2, एक S1 सोर्स लेते हैं, एक S2 सोर्स लेते हैं। तो दोनों सोर्स के बीच की दूरी जो होता है वो स्मॉल डी होता है। और इधर एक पर्दा हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, इधर एक हम लोग पर्दा लेते हैं। इसी पर्दा पर हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका देखते हैं व्यतिकरण की घटना को हम लोग देखते हैं। जब व्यतिकरण का घटना देखते हैं तो एक जगह क्या होता है, जब व्यतिकरण का घटना होता है तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, एक जगह डार्क होगा, एक जगह क्या होगा, ब्राइट होगा। एक जगह डार्क होगा, एक जगह ब्राइट होगा। इस तरह से हम लोग घटना देखने को मिलता है कि एक जगह डार्क हम लोग को देखने को मिलेगा, एक जगह ब्राइट देखने को मिलेगा। तो ये बार बार रिपीटेशन पर्दे पर हम लोग को नज़र आता है। तो ये आता है जब नज़र, तो क्या होता है कि जो दो डार्क के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, या दो ब्राइट के बीच का जो दूरी होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और दोनों केस में फ्रिंज का चौड़ाई का फॉर्मूला यही होता है। और यहाँ से ये सोर्स और पर्दे के जो बीच की दूरी होता है वही क्या होता है, कैपिटल डी होता है। और जो लाइट का तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम लोग लेमडा के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी इस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, इसको फिर दोबारा से हर एक टर्म्स लिखने की जरूरत है। ऐसे ही हम बोल दिए ये दो सोर्सों के बीच की दूरी होता है, लिख सकते हैं ये सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी होता है कैपिटल डी। ठीक, और यहाँ पर जो लेमडा होता है ये प्रकाश के लाइट का, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिसको वेवलेंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात क्या किया जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश का स्रोत, मतलब ये स्रोत है और स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी यही कैपिटल डी है। अगर बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मतलब इस कैपिटल डी का मान अगर बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई इसके समानुपाती है। तो कैपिटल डी का मान बढ़ेगा तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही अगर बोलता कि दो सोर्सों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो अगर नीचे वाला टर्म बढ़ता तो ये घटना शुरू हो जाता। ठीक, तो इसमें से प्लट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए बहुत बार ये डिस्कशन में आ रहा है, इसलिए इस फार्मूला को ध्यान में रखें आप लोग। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेडियोधर्मी सक्रियता का मात्रक पूछा जा रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं रेडियोधर्मिक पदार्थ के बारे में, रेडियोधर्मिक पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं जिसका विघटन होता है, विघटन बहुत इसका स्लो तरीका से होता है। रेडियोधर्मिक जो पदार्थ होता है उसका जो विघटन होता है ना, बहुत स्लो तरीका से होता है, वो फास्ट तरीका से नहीं होता है। इसके विघटन के बारे में ये कैसा काम करता है, ये किस प्रकार का होता है, ये सब किसने बताए थे? तो पिएरे क्यूरी के द्वारा बताया गया था। पिएरे क्यूरी, जिनका वाइफ का भी नाम मैरी क्यूरी था, इन्हीं लोगों ने क्या किए थे, तो इनके बारे में चर्चा किए थे, बताए थे, डिस्कस किए थे। इसी कारण से इसका जो मात्रक बताया गया, तो इसका मात्रक क्या बताया गया? तो इसका मात्रक जो बताया गया वो क्यूरी मात्रक बताया गया। इसका नाम ही रख दिया गया, मात्रक का नाम क्या? तो क्यूरी रखा गया। अब देखो, क्यूरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका मात्रक क्यूरी में भी बताया जाता है। तो अगर बात करते हैं रेडियो सक्रियता का मात्रक का बात करते हैं तो इसका रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी बोला जाता है। अब बताया जाता है जो 1 क्यूरी होता है वो कितने के बराबर होता है? 37 बिलियन बैकरल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं BQ से, तो ये भी इसका मात्रक होता है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक बैकरल भी होता है। ये पूरा वर्ल्ड में चलता है। क्यूरी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्यूरी हर एक जगह नहीं चलता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्यूरी देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बात किया जा रहा है वेदन क्षमता का। किसका सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होता है बताना है। अगर हम लोग वेदन क्षमता का बात करते हैं, मतलब किसी को पार करके जाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदन क्षमता कहते हैं। किसी पदार्थ को क्या करते हैं? ये पार करके निकल जाए, कितना फास्ट तरीका से निकल सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेदन क्षमता कहते हैं। अगर वेदन क्षमता का बात करें किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो ये तो याद रखने वाला चीज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ चर्चा भी करेंगे जिससे कि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार की किरणों की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव किरण की बात करते हैं। देखिए, जो कैथोड किरणें होता है उसका उतना ज़्यादा क्षमता नहीं होता, उसको भूल जाए, ठीक। अभी हम लोग चर्चा करने वाले 3 प्रकार की किरण, तो 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव किरण का चर्चा किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरण निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरण निकलता है वो विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण। रेडियो एक्टिव विकिरण का बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्फा किरण, दूसरा होता है बीटा किरण, तीसरा होता है गामा किरण। अब देखो, सबसे ज़्यादा आवृत्ति का बात करेंगे तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है। जिसका आवृत्ति ज़्यादा होता है उसका वेदन क्षमता क्या होती है? जिसका आवृत्ति ज़्यादा होता है उसका वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। जिसका आवृत्ति, फिर से ध्यान सुने, जिसका आवृत्ति ज़्यादा होता है उसका वेदन क्षमता भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए, तो कुछ चीज़ें हम लिखवा भी देते हैं। आवृत्ति का बात करते हैं, आवृत्ति का बात करते हैं तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। ये तीनों में अगर तुलना करते हैं। दूसरा आता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य हमेशा क्या होता है? आवृत्ति के उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है आवृत्ति का हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब अल्फा का ज़्यादा होगा, बीटा का, उसके बाद गामा का। दूसरा होता है वेदन क्षमता। तो वेदन क्षमता जिसका भी आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका वेदन क्षमता भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें गामा का वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, तब बीटा का होगा, तब अल्फा का होगा, ठीक है। एक और आता है लेकिन वो कभी नहीं पूछा जाता है,
गैस का आयनीकरण करने की क्षमता, तो गैस का आयनीकरण करने की क्षमता सबसे कम गामा का होता है। गैस का आयनीकरण करने की क्षमता जो होता है सबसे कम किसका होता है, तो गामा का होता है। वो ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये आता नहीं है तो इसको हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट। इसलिए विभेदन क्षमता के बारे में पूछा है। विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गामा किरणें का होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलग अलग इसमें हम लोग आवृत्ति का प्रास बताए थे, हम लोग पढ़ रहे थे उसमें गामा किरण, अल्फा किरण, एक्सरे, यूवी रेडिएशन, ये सब का अलग अलग आवृत्ति रेंज होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग आवृत्ति रेंज होता है। तो सबका अलग अलग जब आवृत्ति रेंज होता है तो उस आवृत्ति रेंज को याद रखना जरूरी है लगभग में सबका। अगर टीवी का बात करेंगे, एफएम टीवी का लगभग सब समान होता है। ये 10 मेगा हर्ट्ज तो 300 मेगा, मेगा मतलब क्या होता है 10 के पावर 6। तो 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज इसका आवृत्ति रेंज होता है टीवी सिग्नल का। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। देखो वर्ण विक्षेपण हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये बहुत बार डिस्कस भी हम कर चुके हैं कि जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये इस अपवर्तन की घटना के बाद ये कितने रंगों में बदल जाता है, तो ये 7 रंगों में दिखाई देता है। इसका इस पर्दे पर हम लोग जब देखते हैं तो ये 7 रंग दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण करने की जो क्षमता है, क्लियर जो दिखाई दे, मतलब सब कलर को अलग अलग कर दे, वो अच्छे से उसका अपवर्तन जितना ज़्यादा होगा वो अच्छे से क्लियर ढंग से दिखाई देगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान में रखना। ये प्रिज्म के पदार्थ जो यूज कर रहे हैं उस पदार्थ के प्राकृतिक पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जो इसमें हम लोग मटेरियल जो प्रिज्म में जिस मटेरियल का बना रहेगा, तो अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है इसका वर्ण विक्षेपण क्षमता कितना होगा, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जो क्षमता होता है इसका वर्ण विक्षेपण करने का वो अलग अलग, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है किसका होता है, तो लाल कलर का होता है, सबसे ऊपर लाल आता है। इस चीज़ को हम लिखवाए भी थे, ठीक, बहुत क्लियर इसको डिस्कशन भी कर चुके हैं। इसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, रिवीजन क्लास की वीडियो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।